हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो अगर पिछले एपिसोड आप लोगों ने देखे तो जाकर देख ले, बहुत बड़ी मिस्ट्रीज रिवील हो चुकी हैं। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रेट डेजर्ट के ऊपर घाटी घंटी की आवाज़ गूंजती है, साफ मधुर और आसमान में फैलती हुई। ये आवाज़ इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे कोई डिवाइन म्यूजिक चल रही हो। लेकिन इंपीरियल पास के लोगों के लिए ये आवाज़ नाइन नेदर वर्ल्ड से आई मौत की धुन की तरह थी। हर किसी के खोपड़े शून्य हो गए थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे बाल हजार जिन का बोझ, मतलब हर बाल की जो शरीर का बाल है वो हजारों किलो के हो चुके हैं। ऐसा ठीक है। अनडाइंग किंग एनलैंड, उसका वॉर कैरियर आ चुका था इस वर्ल्ड में। उसे रोकने वाला अब कौन था? घंटी की आवाज वॉर कैरियर से आई, न ज्यादा तेज न ज्यादा भारी, लेकिन फिर भी पूरे रेगिस्तान और इंपीरियल पास में हर एक के कानों तक पहुंच गई। एनलैंड का नाम सिर्फ नाम नहीं था, वो एक ब्लडी हिस्ट्री थी। लाखों लाशों पर रखा हुआ एक क्राउन। पिछले एरा में जो लोग उसके मुकाबले के लायक थे सब मर चुके थे, मतलब उसके अब अपोनेंट कोई नहीं हुआ जाता। ठीक है। उनकी हड्डियां पिछले ग्रेट बैटल की मिट्टी में दफन हो चुकी थी। एक एल्डर धीमी आवाज में कहता है, काश इस एरा में कोई यंग किंग उसे अकेले फेस कर पाता, तो शायद ये वॉर कैरियर आज नजर ना आता। दूर फॉरेस्ट के अंत पर वो एंशियंट वॉर कैरियर दिखाई देता है, जैसे इतिहास खुद चल कर आ रहा हो। गोल्डन बैक्ड बारबेरिक बुल उस कैरियर को खींच रहा था, केयोटिक एनर्जी से घिरा हुआ। गोल्डन सिंह हर कदम में बोझ और ताकत साफ दिख रही थी। उसके हूफ जैसे जमीन पर गिरते तो लगता जैसे वो इंपीरियल पास के दिल को कुचल रहे हों। घंटी फिर बजती है। इनलैंड का अपना, मतलब एनलेन ने अपने माउंटेन छोड़ दिया था। वो डेसर्ट बॉर्डर क्रॉस करने आ रहा था। ग्रेट डेजर्ट कांप उठती है। फॉरेन एनिमी ब्लैक काली बाढ़ की तरह दूर तक फैली हुई थी, यानी बहुत बड़ी थी। ठीक है। इसी पल कौन एनलोन को रोक सकता है? इंपीरियल पास के अंदर लोगों को लगता है जैसे ही वो बर्फीली नरक में गिर गए हों। जैसे वो बर्फीली नरक में गिर गए हों। आखिरकार कौन रोकेगा एनलैंड को? जवाब आता है, कौन सा ब्लड ओथ। वो सिर्फ एक धोखा था। अनडाइंग किंग्स एंड्स के लिए कसम नहीं खाते। ये शब्द जहर बनकर दिल में उतर जाते हैं। एक अनडाइंग एग्जिस्टेंस डेजर्ट के उस पार खड़ा बोलता है, एंड्स को मारने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। और फिर वॉर कैरियर आगे बढ़ता है। प्रेशर इतना ज्यादा कि लोगों की सांसें लेना मुश्किल हो जाती है। जैसे ही वो हेवन एबिस के बीच पहुंचती है, बुल की स्पीड धीमी पड़ जाती है। हर कदम आसमान और जमीन दोनों पर भारी पड़ता है, मतलब बहुत हैवी था। ठीक है। तब एक आवाज गरजती हुई आवाज गूंजती है, आज हेवन वॉपिंग बैटल का दिन है। और उसी पल आसमान में एक ग्रेट शहर अपीयर होता है, लाइट से भरा हुआ, इमोर्टल दाव सिंबल से चमकता हुआ। ट्रू एम्प्रेस सिटी। किलिंग इंटेंट आसमान को चीर देती है। और फिर एनलैंड ने पहली बार मूव किया। वॉर कैरियर से एक हाथ बाहर निकला, धीरे शांत लेकिन ऐसी ताकत के साथ जो सब कुछ दबा दे। इमोर्टल सिंबल्स बारिश की तरह गिरते हैं, लेकिन वो हाथ हिलता तक नहीं। एक हाथ पूरे एम्प्रेस सिटी को संभाल लेता है। इंपीरियल पास के लोग दहशत में डूब जाते हैं। तब एंशिएंट सिटी के ऊपर कुछ एल्डर्स अपीयर होते हैं, अनडाइंग बींग्स की हड्डियों से जलती हुई फ्लेम्स के साथ। वो जानते थे ये आखिरी कुर्बानी है। आसमान फट पड़ता है। इमोर्टल लॉज हेवन एबिस से गिरते हैं। इसी बीच एनलैंड के पीछे 5 डिक्रीज अपीयर होती हैं। हर एक डिक्री में एक अनडाइंग बींग की औरत थी। ये 5 हाथ बनकर एनलैंड के हाथ के साथ मिलकर आसमान को लॉक कर देते हैं। दुनिया टूटती है, फिर दोबारा बनती है, और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, एक डेड लॉक की तरह। इंपीरियल पास के वॉल पर वो बच्चे खड़े थे जिनका घर वो एंशिएंट सिटी थी। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। ऊपर सिंगल आर्म्ड एल्डर और बाकी एल्डर जलते हुई अनडाइंग बोन्स लेकर एनलैंड के हाथ पर टूट पड़ते हैं। वो जानते थे कि वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो रुक भी नहीं सकते थे। ग्रैंडपा सिंगल हाथ वाला आर्म्ड, ठीक है। ग्रैंडपा
चिल्लाते हैं, बच्चों की चीखें आसमान चीर देती हैं, एल्डर जल कर राख बन जाते हैं, खून आसमान में फट जाता है, फिर भी एनलेन के हाथ हिलता तक नहीं। फायरवर्क्स जैसे खून पल भर चमकता है और बुझ जाता है, मतलब फायरवर्क्स की तरह खून चमकता है, ठीक है, पर बुझ जाता है। एल्डर गिर जाते हैं एक एक करके। इंपीरियल पास पर सिर्फ आंसू बसते हैं और सब समझ जाते हैं ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक एरा का डिजास्टर था। अंत कहे तो आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। सिंगल हाथों वाला एल्डर और बाकी सब शहीद हो चुके थे। ग्रेट डेजर्ट बिल्कुल शांत हो गया था। इंपीरियल पास की सिटी वॉल पर वो बच्चे जमीन पर गिर पड़े, टूटे हुए दिल के साथ, आंखों से आंसू बहते हुए, चीखते हुए ग्रैंड पास। उनकी मासूम आवाज इंपीरियल पास के हर इंसान के दिल को चीर गई, लेकिन आंसुओं के बावजूद उनकी कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन जरा भी नहीं हिली। जो मर गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। और तब एक लंबी भारी बेल साउंड फिर से गूंजी। गोल्डन बैग्ड ओल्ड बुल ने दोबारा कदम आगे बढ़ाया, मतलब उसके गले पे बंधी है, ठीक है, वो घंटी याद रखना। उसके हूफ आगे बढ़े, हूफ्स कुछ होगा, सिंग विंग, ठीक है। एंशिएंट वॉर कैरियट को खींचता हुआ हेवन एबिस क्रॉस करने के लिए। वॉर कैरियट के अंदर प्राइमल केओस भरा हुआ था। सिर्फ एक हाथ दिख रहा था अभी भी, और ओरिजिनल एम्परर सिटी को संभाले हुए एनलैन। उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ पास्ट और प्रेजेंट दोनों को हिला देने वाली थी। सिर्फ एक हाथ से वो शहर को थामे हुए था और आगे बढ़ रहा था। इंपीरियल पास पर हर किसी के रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। कौन रो सकता था उसे? अनडाइंग किंग, बिलियन स्ट्रॉन्ग फॉरेन आर्मी एक साथ रोर कर रही थी। पूरी दुनिया कांप उठी। डेजर्ट हिल गया। आर्मी दो हिस्सों में बंट गई। वॉर कैरियट के लिए रास्ता बन गया। सिटी वॉल पर एक ग्रेट फिगर ने कहा, बैलेंस टूट चुका है, वो फोर्सफुली हेवन एबिस क्रॉस करने वाले हैं। सच बिल्कुल सामने था। ट्रू इमॉर्टल्स नहीं थे, कोई अनमैच्ड बीइंग भी नहीं था। इंपीरियल पास की साइड सिर्फ डिसअपियर बचा था, यानी डर बचा था। तब एक गरजती हुई आवाज उठी। ओरिजिनल इंपीरियल पास के लोग अपनी जिंदगी जलाकर लड़े थे, क्या हम मौत से डरेंगे? सिटी का माहौल फट पड़ा। बैटल स्पिरिट जग उठे। चाहे मरना पड़े तो आसमान को अपने खून से रंग देंगे। आवाजें चारों तरफ फैल गई। इसी बीच एक एल्डर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सबको रोका, तुम सब पीछे हटो, मैं जाऊंगा। ये थे एल्डर किंग मू 5 स्पिरिट्स वॉर कैरियट के असली मालिक, की होंग के टीचर, इंपीरियल पास के अनमैच्ड सुप्रीम बींग। कभी वो अकेला आसमान के नीचे सबको हिला देता था। आज उनका ब्लड एनर्जी सूख चुका था, लेकिन वो अभी भी सुप्रीम बींग थे। वो अकेले लड़ने जा रहे थे। की होंग चीख उठा, मास्टर। एल्डर किंग मुंह शांत थे। अभी मौका है, अगर वो क्रॉस कर गए सब खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं, यानी रोकने का एक मौका है जब तक क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। एल्डर मिंग तियानजंग आ गया है, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस जिम्मेदारी पर मुझसे झगड़ा मत करो, तुम्हें यहाँ रहना होगा, उन्होंने कहा। शहर बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद इंपीरियल पास के सामने मल्टी कलर्ड लाइट चमकी। एल्डर किंग मू अपीयर हुए। उनके पीछे एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट था। शुरू में वो मॉन्यूमेंट सिर्फ एक बॉडी जितना था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वो माउंटेन जैसे बड़ा ही होते गया। उनकी बॉडी कांप रही थी, जैसे एक मोटल पूरे पहाड़ उठाए हुआ हो। फिर एक गरज के साथ मॉन्यूमेंट उनकी पीठ से अलग हो गया, आसमान को छूने लगा। उसकी हाइट। एल्डर किंग मुंह सीधे खड़े हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर इंपीरियल पास को एक आखिरी बार देखा, फिर आगे बढ़ गए। इस बार वापस मुड़ने का इरादा नहीं था। इमॉर्टल सबडूइंग मॉन्यूमेंट, सप्रेस एंड किल, उन्होंने चिल्लाया। वो रोर के साथ वॉर कैरियट की तरफ दौड़े। मॉन्यूमेंट चमक उठा, पिच ब्लैक ब्लड से भरा, इमॉर्टल दाव लॉस से लिपटा हुआ। हमें बताया जाता है ये वो फॉरबिडन वेपन था, ठीक है, जो ट्रू इमॉर्टल्स तक को मार सकता था। ये इमॉर्टल दाव लॉन्ग लॉस के लिपटा हुआ वही, ठीक है, वो जो ब्लड से भरा हुआ वो था मॉन्यूमेंट, उसकी बात हो रही है। सिटी वॉल पर सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। मॉन्यूमेंट नीचे गिरा। एल्डर किंग मू ने अपनी जान ऑफरिंग बना दी। मास्टर, की होंग की चीख फट गई और तब कचैक के साथ वॉर कैरियट से निकली हुई अनडाइंग रेडियंस मॉन्यूमेंट पर गिरी। मॉन्यूमेंट टुकड़ों में टूट गया। एल्डर किंग मू खून के धुएं में बदल गए। उनकी मौत पर आसमान भी रो नहीं पाया।
वॉर कैरियट की पावर ने सब इरेगुलर साइंस को मिटा दिया। जैसे होता है ना कि उसमें होता था, क्या बोलते हैं, सुप्रीम बिंग मारते थे तो वो आता था फेनोमेनम, वो नहीं हुआ क्योंकि अनडाइंग पावर थी वहां पर। गोल्डन बैग्ड बारबेरिक बुल हंसा, एक छोटा सा एंड अनडाइंग किंग के सामने स्वॉर्ड उठाता है। इंपीरियल पास पर पूरी उम्मीद टूट चुकी थी, ट्रम्प कार्ड भी बेकार हो चुका था। तब एक और एल्डर आ गया है, सबसे एंसेंट सुप्रीम बिंग। फर्स्ट किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। ये इनकम्प्लीट थी लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, कि फर्स्ट किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। फॉर्मेशन सर्ज हुई, हंड्रेड्स ऑफ बैनर्स, हर एक पीछे एक एल्डर अपना ब्लड जला रहा था। मतलब हर एक के पीछे एक एल्डर अपना ब्लड जला रहा था, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बैनर्स के अनमैच्ड पावर नीचे गिरी और तब एनलैन ने दूसरा हाथ मूव किया, सिर्फ एक फिंगर बूम के साथ, मतलब सब कुछ फट गया। फॉर्मेशन, बैनर्स, एल्डर सब खून की बारिश में बदल दिए गए। इंपीरियल पास का आखिरी सुप्रीम बीइंग भी लाइट में बदलकर पूरी तरह मिट गया। एंड्स कंप्लीटली खत्म हो गए। मतलब उसने बताया, ठीक है, उसने कहा उधर से आवाज आई, आखिरकार चीटियां ही रहती हैं करके। डिसअपियर अपने शिखर पर था, लेकिन इसी पल ओरिजिनल एम्परर सिटी हिलने लगी। 7 किंग्स का आखिरी डिसेंडेंट अपनी बची हुई ताकत जला रहा था। हेवन एबिस फिर से फट पड़ा, इमॉर्टल लॉस नीचे गिरे। 5 डिग्रीज दोबारा अपीयर हुए और अचानक टाइम एंड स्पेस टूट गया। लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम अपीयर हुई। गोल्डन बैग्ड बुल का हंसना रुक गया और फिर एक ग्रेट कूलडाउन टाइम रिवर से निकलकर डेसोलेट बॉर्डर पर गिर पड़ा। स्टार्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ, खून से रंगा हुआ था वो। बुल चीख उठा, उसकी टांग टूट गई, वो घुटनों पर गिर गया। सब कांप उठे। उस कुलट्रोन पर कोई खड़ा है, एक इम्पोजिंग फिगर, पीठ सबकी तरफ, पूरी बॉडी खून से भरी हुई, जैसे किसी एक एरा की वॉर से निकला हो। मतलब वही रिवर ऑफ टाइम क्रॉस करके कोई आया है, ठीक है। वो वहां खड़ा था जैसे कोई हेवनली एम्परर हो, टाइम के फोर्स क्रॉस करके आया हुआ एक फिगर। सवाल सिर्फ एक था कि ये था कौन, और सवाल ये था कि आखिर इसने एक झटके में उस बीस्ट के पैरों को अलग कर दिया था। टाइम इन स्पेस का गेट खुल चुका था। उसके बीच से एक ग्रेट कुलड्रोन निकला, गोल्डन रेगिस्तान, मतलब डेजर्ट्स के ऊपर तैरता रहा, एक इतना जाइंट जैसे आसमान और धरती दोनों को ढक लेता हो। सब स्टन्ड रह गए, ये कौन था। यहाँ तक कि अनडाइंग एग्जिस्टेंस के चेहरे बदल गए। इस बैटलफील्ड में अचानक एक आउटसाइडर का घुस आना, और वो भी इस तरह, ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। पुफ के साथ खून हेवन एबिस के दरारों से टपका, आसमान को चीर कर नीचे गिरा। वो खून उस पर्सन का भी था और उनका भी, जिन्हें उसने किसी और टाइम में खूनी बैटल लड़ा था। मतलब उन्हीं से, मतलब पास्ट में उसने जिससे बैटल किया था उन सब का ब्लड था यह, और उस पर्सन का भी। कूलड्रोन का ऑरा सन मून को निगलने जैसा था। उसके मुंह पर तारे घूम रहे थे, लेकिन कूलड्रोन की दीवार हो या तारे, सब खून से रंग चुके थे। ये किस स्टार का वो क्या बोलते हैं, योद्धा था। कौन से एरा का, किसी को नहीं पता। इसी पल बैंग के साथ एक भयंकर गरज उठी। ब्लड एनर्जी ने सन एंड मून को दबा दिया। आसमान के तारे डिम पड़ गए, नहीं यार, चमक उठे, मतलब ग्लोइंग बन गया, ठीक है। हेवन एबिस की दरार से एक ग्रेट क्लॉ निकला, इतना बड़ा कि सन एंड मून को ढक ले। वो सीधे कुलट्रोन पर खड़े व्यक्ति की तरफ बढ़ा। सांस लेना भूल गए, सब सांस लेना भूल गए। यानी सिर्फ एक नहीं, 2 अनमैच्ड एग्जिस्टेंस इस समय यहाँ आ चुके थे। कुलट्रोन पर खड़ा वो इंसान पीठ सबकी तरफ अकेला सामना कर रहा था। उसकी शांति ये बताती थी कि उसने पहले भी इससे भयंकर बैटल देखी थी। खून से भरे बैटलफील्ड उसके लिए नए नहीं थे। बैंग के साथ उसका शरीर चमक उठा, डिवाइन रेडियंस फूट पड़ी। उसके काले बाल तक हल्के गोल्डन रंग में बदल गए, और उसी तरफ नीचे बैटलफील्ड पर गोल्डन बैग्ड बारबेरिक बुल अलार्म के साथ गरज उठा, यानी कि अलर्टनेस के साथ। कुलड्रोन नीचे नहीं आई, लेकिन उससे निकलती पावर ही काफी थी उस जैसे प्रचंड बीस्ट को कपा देने के लिए। बैंग के साथ उस पर्सन ने अपनी मुट्ठी उठाई, एक पंच, और वो भी ऐसा जैसे एरा का बोझ
समेटे हो कई एरास कम। उसकी मुट्ठी आसमान से टकराई, सीधे उस ग्रेट पाम से। बूम, प्राइमल कोयोस फट पड़ा। वो पाम विकृत हो गया, मतलब वही टूट गया, ठीक है, गंभीर रूप से घायल, फिर भी सिकुड़ गया और तुरंत ही नीचे टूट पड़ा। इस बार एक खतरनाक क्रेचर दिखाई दिया, गोल्डन जैसे स्केल्स, तारों से भी क्या होते हैं उसको, बड़े थे, मतलब ठीक है, विशाल था। अगले ही पल वो सिकुड़ गया और एक ह्यूमन फिगर में बदल गया। कियांग, इमॉर्टल गोल्ड आर्मर की आवाज गूंजी। कियांग के साथ ग्रीन गोल्ड बैटल आर्मर में एक पर्सन खड़ा था, चेहरा पूरा ढका हुआ, सिर्फ हरी आंखें जिसमें इन्फिनाइट किलिंग इंटेंट छुपी हुई थी वही दिख रही थी। दोनों ने पीछे दुनिया को देखा तक नहीं, उनके लिए सिर्फ एक दूसरा मौजूद था। एक दूसरे मतलब हम दोनों ही मौजूद है, ठीक है, ऐसा था उन दोनों के लिए, हम दोनों ही सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, ऐसा था। ची के साथ समय की शक्ति नाच उठी, उनकी गति आंखों से परे थी। कुल्ट्रोन लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ा। डैंग के साथ ग्रीन गोल्ड आर्मर चमका। उस पर्सन ने कुल्ट्रोन को रोका। नेचुरल लॉ सिंबल्स फट पड़े, आसमान को काट दिया। ये क्लैश इतना भयानक था कि लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम हिलने लगी, जैसे अपना रास्ता बदलने वाली हुई। नीचे अनडाइंग एग्जिस्टेंस के चेहरे भी घबरा गए। ये दो लोग इस एरा के नहीं थे, ये समय के बाहर के योद्धा थे, मतलब वही थे, ठीक है। योद्धा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया क्या बोलूं मैं। वो रिकॉर्ड्स में इस तरह की कहानियां थी, लेकिन आज सबने अपने आंखों से देख लिया था। दो अलग टाइम स्ट्रीम्स के टॉप पावर हाउस एक ही जगह टकरा गए थे। फ्लोइंग लाइट टाइम, एक फॉरेन अनडाइंग ने धीरे से कहा। हर हरकत के साथ सालों का बोझ बह रहा था, एक वेव और सब कुछ मिट सकता था। अंत में कुल्ट्रोन फिर से उठा। हॉन्ग के साथ वो ग्रीन गोल्ड आर्मर वाले पर्सन पर गिरा। खून का फव्वारा फूट पड़ा, उसकी बॉडी उड़ा दी गई सीधे हेवन एबिस की दरार की तरफ। उसकी छाती धंस चुकी थी, यहाँ तक कि अनमैच्ड आर्मर भी पूरी तरह से सेफ नहीं कर पाया था, मतलब उसे बच सिक्योरिटी नहीं दे पाया था, यानी खत्म हो गया था, ठीक है। नीचे सबकी खोपड़ी कांप गई। कुल्ट्रोन के मुंह लाइफ पावर को अंदर खींच रहा था। तारे उसके गिर्द में घूम रहे थे, मतलब वही अपने उससे क्या बोलते हैं उसको, जो वो था ना सामने में उसका ढक्कन वक्कन से जो खुलता है उससे, यानी कि खींच रहा था। अगर कोई और होता तो एक निशान भी नहीं बचता, लेकिन वो पर्सन अब भी जिंदा था। बैंग बैंग बैंग, कुल्ट्रोन पर खड़ा पर्सन समय को लांघता हुआ पीछा करने लगा। इस पल वो सच में हेमनली एम्परर जैसा लग रहा था। लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, डिवाइन माइट बेमिसाल थी। कुल्ट्रोन सन एंड मून को ढकते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने हाथ उठाया। इसी पर फॉरेन साइड से अनडाइंग बिंग्स ने एनलेन से गुप्त संदेश भेजा। किंग, क्या हम इंटरफेयर करें? एनलेन का आंसर था, मतलब आखिर में शांत और गंभीर। उसने कहा, हम एक ही समय के नहीं हैं। इनका यहाँ आना हेवन के मिस्ट्री से जुड़ा है। मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर टाइम रिवर फिर भड़की तो रिजल्ट बहुत ही भयानक होंगे। नीचे सब शून्य रह गए। ऊपर कुल्ट्रोन वाले ने दूसरे को पकड़ लिया। ग्रीन गोल्ड आर्मर वाले ने अचानक घूमकर गरज लगाई, किल 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 किल। वो 5 बार चिल्लाया जैसे 5 एरफ का गुस्सा हो। बैंग, कुल्ट्रोन हेवन एबिस के ऊपर जाग टिका। उसने दरार को दोबारा दबा दिया, टाइम रिवर को रोक दिया। एनलन की आंखों में पहली बार लाइट भड़की, क्योंकि ये दोनों जाने वाले थे, लेकिन अब एक रहना चाहता था। ग्रीन गोल्ड आर्मर तारों मतलब स्टार्स से भी ज्यादा चमक उठा। किलिंग इंटेंट पास्ट और प्रेजेंट को हिला रही थी। नीचे लोग सिर्फ खड़े कांप रहे थे। फिर कुल्ट्रोन पर खड़े पर्सन ने पहली बार बोला। भाषा अनजान थी, लेकिन मीनिंग सबके दिल में गूंज गया। उसकी आवाज जैसे हेवन का हुक्म हो। वो कहता है, व्हेन फिशिंग द एनिमी वन नीड्स टू मार्च फॉरवर्ड। उसके शब्द थे, ठीक है, 9 वर्ड्स, 9 लाइट मेंडल। और फिर पुफ के साथ ग्रीन गोल्ड आर्मर वाला खून उगलता हुआ पीछे गिरा। कुल्ट्रोन वाला आगे बढ़ा, पकड़ा और चीर
उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया, चीर के साथ, मतलब चीर दिया, ठीक है। उसकी प्रिम्यूडल स्पिरिट तक चीर दी गई। चीर के साथ कुल्ट्रोन चमका, स्टार्स बह गए, खून और लाश सब कुल्ट्रोन के अंदर एब्जॉर्ब हो गए और डेफोलेट बॉर्डर पर समय सांस रोके खड़ा था। हमें दिखाया जाता है एक वर्ल्ड शॉकिंग ग्रेट बैटल हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई अपना माइंड काम नहीं कर पा रहा था। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये कौन था, ये दोनों कहाँ से आए, किस एरा के लोग थे ये सब कुछ इमेजिनेशन से भी परे था। स्काई के ऊपर अभी भी ब्लड की रेन गिर रही थी, ऐसा ब्लड जो स्टार्स को जला सकता था, जो स्टेरी स्ट्रीम को काट सकता था। उस ब्लड के अंदर जो पावर थी वो डेंजरस थी, एक्सट्रीम लेवल पर थी, लेकिन वो स्टार्स भी उन दोनों के साथ ही आए थे। ये स्टार्स इस वर्ल्ड की नहीं थे। उस ग्रेट कुल्ट्रोन के अंदर और बाहर लाइफ फोर्स चल रही थी, हर तरफ डिवाइन लाइट फैली हुई थी। कुल्ट्रोन फैटेड ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा था। कुछ स्टार्स के साथ सब कुछ उसके अंदर जा रहा था, बस थोड़ा सा ब्लड बचा जब वो रिफाइन हुआ, बचा हुआ था, ठीक है। तो उसकी कोई मैजिकल पावर नहीं रहा। सिर्फ स्काई डोम को रेड कर गया। फिर वो पर्सन कुल्ट्रोन के साथ स्लोली नीचे आने लगा। उस मोमेंट का सीन ट्रूली इनकम्पेरेबल था, मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते थे, ऐसा था, ठीक है। स्काई के बीच एक कुल्ट्रोन चल रहा था और उसके ऊपर खड़ा एक पर्सन नीचे के पूरे वर्ल्ड को देखते हुए। उसकी बॉडी टॉल और स्ट्रेट थी, ब्लैक हेयर हवा में बिखर रहे थे, आंखें गोल्डन, हीरोइक और अनमैच्ड था, हीरोइक और अनमैच्ड था, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्सन वर्ल्ड को रूल करता हो। कुल्ट्रोन सिंपल और एंशिएंट था, कई टाइप्स के इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ, अंदर लाइफ फोर्स भरी हुई थी। जब एनर्जी मूव करती तो स्टार्स उसके आसपास घूमते थे, ऐसा लगता। कुल्ट्रोन के ओपनिंग के ऊपर स्टेलर स्ट्रीम्स का एक ओशन था जो कुल्ट्रोन के साथ ही राइज और फॉल कर रहा था। वो पर्सन ब्लड से भीगा हुआ था, कुछ ब्लड एनिमी का था और कुछ खुद उसका था। इतनी पावर होने के बाद भी वो इंजर्ड था। इससे साफ पता चलता था कि जो बैटल उसने लड़ी थी वो किसी एक वॉरियर के खिलाफ नहीं थी। कुल्ट्रोन पर ब्लेड मार्क्स थे, ठीक है, स्वॉर्ड एरोस के निशान थे, सुप्रीम वेपन्स के इम्प्रिंट थे। ये कुल्ट्रोन कई ग्रेट बैटल्स से गुजरा था और ये सब ज़्यादा टाइम पहले नहीं हुआ था। कुल्ट्रोन सेल्फ हील कर रहा था, कुछ मार्क्स धीरे धीरे फेड हो रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेन आर्मी को अब एक न्यू थ्रेट महसूस हो रहा था। उनके लिए ये पर्सन एक वेरिएबल था जो अचानक अपीयर हुआ था। उनके दिल के अंदर फियर पैदा हो गया था। वो हेवन एबिस को कट करने ही वाले थे और तभी ये डेंजरस क्रेचर आ गया, या कहे तो शैतान आ गया। इंपीरियल पास के वॉल पर खड़े लोग इस सीन को देख रहे थे। कुछ लोग अंदर से कांप रहे थे, कुछ लोग होप कर रहे थे कि शायद डेस्टिनी अब बदल जाए। तब एक इम्पोर्टेंट पर्सन ने सिफली और कहा, अपनी फेट किसी और के शोल्डर्स पर नहीं डाल सकते। अगर वो एक्शन लेना चाहे तो ठीक है, लेकिन हम सेम टाइम स्पेस के नहीं हैं। मतलब वही एरा का फर्क है, दोनों में ऐसा कह रहा है, ठीक है। अगर क्लैश हुआ तो रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल होगा। ये बात बोन बुक्स में लिखी थी, यानी कि यही एक एरा से दूसरे एरा में आकर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वरना फिर जो होगा वो आपकी लंका लगा देगा, ऐसे ही, ठीक है। अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा था, ठीक। इंपीरियल पास के कल्टिवेटर्स अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे थे। तब डेजर्ट के बीच से एक काम वॉइस आई। एनलेन बोलता है, तुम्हें अब चला जाना चाहिए। ये एनलेन था। पहली बार उसने सबके सामने बात की। हर रिटेलिएशन को इग्नोर करने वाला एनलेन सिर्फ इसी मिस्टीरियस पर्सन के सामने सीरियस हुआ। कुल्ट्रोन पर खड़ा पर्सन कुछ नहीं बोला, बस नीचे आता रहा। उसके फेस क्लियर नहीं था, मिस्ट से कवर था, लेकिन उसकी बॉडी के अराउंड जो लाइफ फोर्स पावर थी उससे पता चलता था कि वो अपने गोल्डन एरा में है, मतलब वही अपने प्राइम फॉर्म में है वो, ठीक है। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे हर एरा को देख सकती हो, हर डेस्टिनी को पढ़ सकती हो। नीचे गोल्डन बैरबोरिक बुल ने आवाज़ निकाली। जैसे जैसे वो पर्सन नीचे आता गया, बुल की बॉडी के बोन्स क्रैक होने लगे। कैचैक के साथ उसके चारों लेग्स के बोन्स टूट गए। पहले वो नील हुआ था, अब जमीन पर गिर गया। ये सीन शॉकिंग था। ये वही क्रेचर था जो अनडाइंग किंग एनलैंड का कैरियट खींचता था।
और आज ये कांप रहा था। बुल पहले एरोगेंट था, 9 हेवेंस को नीचे दिखाता था, आज वो फियर में था। सब समझ गए ये प्रोवोकेशन थी, सीधे अनडाइंग किंग एनलेन के खिलाफ। एनलेन कहता है अगर तुम लड़े, मतलब अगर हम लड़े तो ये वर्ल्ड और तुम्हारा वर्ल्ड दोनों उलट जाएंगे। तब वॉर कॉरियर साइन हुआ, एनलेन वर्ल्ड में अपीयर हुआ। पहली बार एक साथ नहीं, एक हाथ से ओरिजिनल एम्परर सिटी को सपोर्ट करते हुए। ओरिजिनल एम्परर सिटी यानी जो सेकंड बना था, यानी कि सेकंड है इंपीरियल पास, और दूसरा एक और एम्परर सिटी, उसको एक हाथ से सपोर्ट करते हुए, ठीक है। दूसरे हाथ में गोल्डन एंसेंट स्पीयर, उस स्पीयर की लाइट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको कनेक्ट कर रही थी। कुलड्रोन वाला पर्सन कहता है मैं चाहता हूं तुम्हें मार दूं, लेकिन मुझे वापस जाना होगा। यह सुनकर सब हिल गए। वो पर्सन एनलेन को मारने की बात कर रहा था, और वो भी इतनी कैजुअली। एनलेन बोलता है चाहो तो ट्राई करो, हेवन एबिस को उठाए हुए भी। मैं एनलेन अनमेस्ड हूँ, वो यह अनाउंस कर रहा था मानो। फिर कुलड्रोन वाला पर्सन रुक गया। वो कहता है डिफरेंट टाइम स्पेस कुछ बदला नहीं जा सकता, मतलब वही डिफरेंट टाइम और स्पेस से आकर हम कुछ नहीं बदल सकते, ऐसा था, ठीक है। यानी पास्ट से आकर प्रेजेंट चेंज नहीं कर सकते और प्रेजेंट से जाकर पास्ट चेंज नहीं कर सकते, ऐसा था। इंपीरियल पास पर ये किंग जियान की आंखों से टीयर्स गिर रहे थे। वो उस पर्सन को देख रही थी जैसे कोई पुराना कनेक्शन हो। और तब वो पर्सन बोला मैंने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड देखा था जो मेरे जैसा है, वो इस एरा का है। इंपीरियल पास में कुछ लोग कांप गए। विच को याद आ गया, सी हाउ, उस दिन कुलड्रोन से गिरने वाला ब्लड याद है ना, मतलब किसी को याद है तो बताऊँ, मैं भूल गया हूँ शायद तक। सी हाउ और वो लोग थे, तभी एक ब्लड गिरा था शायद, हाँ वही तो है। ये सब याद करके विच का फेस बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसके ब्यूटीफुल हेयर स्वॉन जैसे नेक के पास बिखर रहे थे, आसपास बिखर रहे थे। ओवरऑल फेस हल्का सा ऊपर था और बड़ी आंखें सी हाउ के डायरेक्शन में टिक कर देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था, क्योंकि जो उसने सस्पेक्ट किया था वो इमेजिनेशन से भी ज़्यादा शॉकिंग और टेरिफाइंग था। विच सोचती है क्या वो ड्रॉप ऑफ ब्लड सी हाउ के बॉडी के साथ था। उसके हार्ट रेट अचानक बढ़ गई। सिटी वॉल पर सी हाउ का स्टेल भी अलग था, वो भी ग्रेट डेजर्ट की तरफ देख रहा था, बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करते हुए। लेकिन उसकी आंखें खाली सी लग रही थी, जैसे उसका ध्यान यहाँ था ही नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो खाली आंखें इतनी डीप थी जैसे किसी की सोल खींच ली हो, ऐसा, ठीक है। विच शॉक में सोचती है क्या ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। इस सिचुएशन में इतना एब्सेंट माइंडेड रहना ये नॉर्मली नहीं था। एंशियंट इमॉर्टल एंशियंट का एक ड्रीम, एक मेंटल जर्नी ग्रेट एम्प्टीनेस के अंदर। सी हाउ खुद भी नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसकी सोल जैसे बॉडी से निकलकर अलग अलग टाइम स्पेस के बीच फ्लाई कर रही थी, एंडलेस हेवेंस में वंडर करते हुए, मतलब घूमते हुए। उसके हेड के ऊपर इमॉर्टल एनर्जी फर हुई और एक फ्लावर बन गई। लेफ्ट साइड वाली फ्लावर बिल्कुल सेम रही, उस पर एक छोटा क्रेचर बैठा था जैसे वो पास्ट का हो। राइट साइड वाली ग्रेट द फ्लावर जब ब्लूम हुई, मतलब खिली, तो उस पर एक जाइंट फिगर अपीयर हुई। फेंथ फिगर यार, जाइंट नहीं, फेंथ, ठीक है, हुई। क्लियर नहीं थी, लगातार फ्लिकर कर रही थी। ये पहली बार हुआ था। ना तो उसकी दाव स्किल्स एडवांस हुई थी, ना कल्टीवेशन में कोई बड़ा जंप था। फिर भी एक फिगर अचानक अपीयर हो गई। वो फिगर मैच्योर दाव का रिजल्ट नहीं थी, जैसे बस टेम्पररी फॉर्म ली हो, ऐसी थी। वो छोटी सी फिगर फ्यूचर से आई हुई लग रही थी। जब उसने टर्न लिया तो उसने सी हाउ के ट्रू बॉडी को देखा। सिटी वॉल पर विच और सी हाउ के अलावा एक और पर्सन का बिहेवियर अलग था। यह था कि मतलब ये किंग जियान। उसके फेस से टीयर्स रुक नहीं रहे थे, मतलब आंसू गिर रहे थे, ठीक है। भीड़ कंफ्यूज थी। सी हाउ का स्टूपिडिफाई होना समझ आता था, लेकिन ये किंग जियान क्यों रो रही थी। ये किंग जियान कौन है यार, मुझे बता तो, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। वो नॉर्मली बिल्कुल प्योर स्पिरिट जैसी रहती थी। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर चुप हो गई। उसकी नज़र स्काई में खड़े उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट पर थी। तब एनलेन बोलता है कामली, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड या 100 क्या फ़र्क पड़ता है। एक हाथ से ओरिजिनल एम्परर सिटी को सपोर्ट करते हुए दूसरे हाथ में गोल्डन एंशिएंट स्पेयर, उसकी पावर अनमैच्ड थी। बताया जा रहा है दोबारा, ठीक है। एनलेन कहता है आगे, यहाँ ज़्यादा टाइम रहना तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं। चाहो तो मैं तुम्हें जाने से
रोक सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी खुद ही पेरिश हो जाएगी, मतलब वही इंटीग्रेट होने लगेगी। उसने हाथ ऊपर पुश किया, सिटी कांप उठी, जैसे उठ ही जाएगी, मतलब वही ऊपर उठ जाएगी ऐसा था। स्काई में कुल्ट्रॉन वाला पर्सन घूम गया। अब वो इंपीरियल पास को नहीं, सीधे एनलैंड को देख रहा था। कुल्ट्रॉन के ओपनिंग पर लाइफ फोर्स भरी हुई थी। स्टार्स धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहे थे। कुल्ट्रॉन वॉल पर लगा ब्लड उसकी ग्लोरी और बैटल्स की सीरियसनेस दिखा रही थी। कुल्ट्रॉन आगे बढ़ा एनलैंड की तरफ। एनलैंड बिल्कुल नहीं हिला। ची के साथ कुल्ट्रॉन उसके बिल्कुल पास से गुजरा। उसके हेयर्स हवा में उड़ गए। मिस्टीरियस एक्सपर्ट हंसा, हे हा हा। ग्रेट डेजर्ट में फॉरेन आर्मी कांप उठी। ये बंदा उनके ग्रेटेस्ट फेथ को प्रवोक कर रहा था। किसी ने चिल्लाया, मरो। कियांग के साथ एनलैंड का स्पीयर आगे बढ़ा, सीधे उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट के चेस्ट की तरफ। एटमॉस्फेयर टाइट हो गया। मिस्टीरियस एक्सपर्ट कहता है, तुम दूसरों को कोई चॉइस ही नहीं देते, मतलब वही तुम दूसरों को मौका नहीं देते, ठीक है। उसकी बॉडी फाइन हुई, ब्लड एनर्जी एक्सप्लोड हुई। हेवन और लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम कांप गए। एनलैंड के आंखें सिकुड़ गई। एनलैंड ऑर्डर देता है, पीछे हटो। वो जानता था अगर क्लैश हुआ तो रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा, मतलब बहुत तबाही लेकर आएगी, ठीक है। कुल्ट्रॉन का ओपनिंग कॉस्मोस जैसा खुल गया। प्राइमल केओस, इमॉर्टल एनर्जी, सब एक साथ। मिस्टीरियस एक्सपर्ट की फिस्ट धीरे धीरे नीचे आई। स्पीयर नीचे से उसे फेस कर रहा था। हेवन एंड अर्थ में क्रैक्स आ गए। लोग ब्लर होने लगे। फुट वो शाउट करता है, स्टॉप, और तब बैंग। इंपीरियल पास एक डेजलिंग लाइट उठती है इंपीरियल पास पर एक डेजलिंग लाइट उठती है, ठीक है। सी हाउ से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड अपीयर हुआ। वो ब्लड बीड एक्सपेंड हुआ। सी बन गया वो। इंपीरियल पास और डेजर्ट दोनों कांप उठे। ब्लड वापस कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सी हाउ के दाव फ्लावर से गुजरा। पास्ट वाली फिगर ने आंखें खोल दी। दूसरी फिगर फ्री हो गई। तीसरी फिगर क्लियर हो गई। सी हाउ रोर करता है, रिनकार्नेशन इम्प्रिंट रोटेट हुए। तीनों फिगर्स एक हो गए। ब्लड उस फिगर में गया, फिर सी हाउ की बॉडी में। उसकी बॉडी फ्लेम जैसी जल उठी, जैसे एंशिएंट वॉरियर वापस आ गया हो। नेक्स्ट ऑफ मोमेंट सी हाउ सीधे इंपीरियल पास के बाहर अपीयर हो गया। सिटी फॉर्मेशन उससे रोक नहीं पाई। किसी ने कहा, क्या ये अब सी हाउ नहीं, ये वो ब्लड है? सी हाउ कहता है, कौन खुद को अनमैच्ड कहता है? कौन इनविंसिबल होने का दावा करता है? एनलैंड कहता है, ये ब्लड ऑफ ड्रॉप तुमने लिया था। सी हाउ कहता है, करेक्ट। एनलैंड कहता है, अगर एक्ट आउट किया तो सप्रेस कर दिया जाएगा। सी हाउ आउट करता है, तो आ जाओ। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं यार, क्या होगा इसके लिए, ठीक है। मैं तो और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँगा, थोड़ा सस्पेंस रखो तभी मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।